मैं एक आपको छोटी सी एक्टिविटी बता रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि वेदर फोर्स जो मैं अप्लाई करूंगा वो पुल का है कि पुश का है। जस्ट वॉच केयरफुली। क्या किया मैंने? आर यू श्योर कि मैंने पुल किया? आर यू श्योर कि मैंने पुश किया? हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द लर्निंग हाइव। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं फिजिक्स के एक और चैप्टर, फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन। इंपॉर्टेंट चैप्टर किस लिए है वो आप अभी देखेंगे। पिछले चैप्टर में, मोशन चैप्टर में, डिफरेंट टाइप के मोशन में जो खास तौर पे एक्सीलरेटेड मोशन था, वहां पे हम लोगों ने स्पीड को चेंज होते देखा, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज होते देखा, इक्वेशंस ऑफ मोशन से हमने कैलकुलेशन करना सीखा। लेकिन स्टूडेंट्स, क्या आपके मन में कभी आया कि ये आखिर वेलोसिटी, स्पीड, डायरेक्शन ऑफ मोशन चेंज कैसे हो रहा है? वहां पे हम लोगों ने कैलकुलेशन पे ध्यान दिया, वर्ड पे, टर्म पे ध्यान दिया, लेकिन कॉज पे ध्यान नहीं दिया। यहां वो चैप्टर आ रहा है हमारे पास जिसमें कॉज की बात हो रही है कि आखिर वेलोसिटी चेंज क्यों होगा, डायरेक्शन चेंज क्यों होगा। यस, इट इज द फोर्स। कॉज क्या है चेंज इन वेलोसिटी का? फोर्स। तो फोर्स की वजह से कोई चेंज होती है। जूनियर क्लासेस से हम पढ़ते आ रहे हैं फोर्स क्या है भाई, कि इट इज अ पुल और पुश अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट। वेरी वेल, सही है। अब आप मुझे बताइए कि मैं एक आपको छोटी सी एक्टिविटी बता रहा हूं, आप मुझे बताएंगे कि वेदर फोर्स जो मैं अप्लाई करूंगा वो पुल का है कि पुश का है। जस्ट वॉच केयरफुली। क्या किया मैंने? आर यू श्योर कि मैंने पुल किया? आर यू श्योर कि मैंने पुश किया? नहीं। क्यों नहीं भाई? क्योंकि रिजल्ट नहीं दिखा। यस, यही बात है जो यहां पर आपको थोड़ा कंफ्यूज कर सकती है। क्या भाई? कि फोर्स को अगर हम डिफाइन करें कि इट इज अ पुल और पुश, तो जब तक रिजल्ट हमें नहीं मिलेगा हम नहीं कंफर्म कर सकते हैं कि ये फोर्स अप्लाई हुआ ही हुआ है। रिजल्ट पहले चाहिए। इसका मतलब क्या हुआ? मैंने फोर्स नहीं अप्लाई किया था, लेकिन रिजल्ट नहीं मिल रहा है। तो फोर्स की डेफिनेशन को रीराइट करने की जरूरत है, रीथिंक करने की जरूरत है। कैसे भाई? इट इज एन एफर्ट। यस, मेरी कोशिश थी, नहीं सफिशिएंट थी वो अलग बात है, बट मेरी कोशिश थी। इट इज एन एफर्ट दैट चेंजेज और ट्राइज टू चेंज। देखिए क्या भाई? द शेप, साइज और स्टेट ऑफ मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट when applied on it. This is the appropriate definition. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि पहले वाला गलत है, लेकिन पहले वाला, जब किसी चीज को आप डिफाइन कर रहे हो तो समझ में आनी चाहिए क्लियर की क्या है, उसकी डेफिनेशन यही होनी चाहिए। तो ये आपकी क्या है? एक एफर्ट है, एंटिटी है, कोशिश है, एक प्रयास है, जो कोई डेफिनेट चेंज ला भी सकती है या नहीं भी ला सकती है। अगर नहीं लाई तो ऐसा थोड़ी है कि मैंने एफर्ट नहीं लगाया। यस, सो अब आगे जब कभी भी फोर्स की डेफिनेशन की बात आए, कोई क्वेश्चन आए, तो आपने ये डेफिनेशन को पुट करना है। इज इट क्लियर? राइट। तो वेक्टर क्वांटिटी है भाई। क्यों भाई? क्योंकि फोर्स लगाओगे तो चेंज होगा, और किधर होगा? जिधर आपने फोर्स अप्लाई किया है, डायरेक्शन ओरिएंटेड है, मैग्नीट्यूड के साथ डायरेक्शन भी होगी, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इसकी मेजरमेंट क्या होगी भाई? इट्स एसआई यूनिट इज, ग्रेट साइंटिस्ट न्यूटन के नाम पे, एंड इट्स CGS यूनिट इज, बताएगा कोई?
चलिए मैं ही बताता हूं, डाइन, यस। रिलेशन क्या है न्यूटन में और डाइन में? 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन, ये रिलेशन है दोनों में। एमसीक्यू करके कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है, परेशान नहीं होना है, ये चीज है बस सिंपल। तो फोर्स आपने अप्लाई किया, देखिए कि आपने एक एफर्ट लगाया, भाई चेंज हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है। क्या क्या चेंज हो सकने की बात है, क्या क्या ऑब्जर्वेशन होगी, क्या क्या इफेक्ट होगा? इफेक्ट्स ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन एन ऑब्जेक्ट, क्या क्या हो सकता है भाई? लेट अस सी। इट मे चेंज द शेप और साइज ऑफ एन ऑब्जेक्ट, जिस पे अप्लाई किया गया उसकी शेप और साइज में चेंज किया। एक स्प्रिंग लिया, उसको हमने स्ट्रेच किया, शेप चेंज हुई, या कंप्रेस किया, शेप चेंज हुई। एक इन्फ्लेटेड बैलून लिया, उसको दोनों तरफ से जेंटली पुश किया, शेप चेंज हुई। क्यों हुआ? पुश, स्ट्रेच यानी पुल, ये सारी चीजें इसमें आ रही हैं। नंबर 2 क्या हो सकता है भाई? इट में सेट अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट इन मोशन। एक फुटबॉल है, उसको हमने किक मारा, पहले वो रेस्ट में थी, स्टेशनरी थी, उसे हमने किक मारा, इट स्टार्ट्स मूविंग, दैट इज। नंबर 3, इट में स्टॉप अ मूविंग ऑब्जेक्ट। वही फुटबॉल चलते चलते भागते भागते दूसरी तरफ गोलकीपर ने उसको कैच कर लिया, रोक लिया, मोशन, फिर से फोर्स लगा के मोशन स्टॉप हो गई। नंबर 4, इट में इंक्रीज और डिक्रीज द स्पीड ऑफ अ मूविंग बॉडी, मूविंग ऑब्जेक्ट। ठीक है, स्पीड को बढ़ा देना, वेलोसिटी को बढ़ा देना, वेलोसिटी को डाउन कर देना। नंबर 5, इट में चेंज द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ अ मूविंग बॉडी, राइट। तो ये सब कुछ चेंजेस हो सकते हैं। देखिए मैंने हर जगह मे वर्ड अटैच किया है। इस मे का मतलब हो भी सकता है डेफिनेट चेंज, या नहीं भी हो सकता है, उसके लिए मे वर्ड आ गया। तो किसी ऑब्जेक्ट पे अगर आप फोर्स अप्लाई करते हैं, मतलब कुछ एफर्ट लगाते हैं, तो इनमें से जो हमने लिस्ट बनाई, इनमें से एक या एक से अधिक चेंजेज आपको दिख सकते हैं। ये दिखेंगे चेंजेज, तो आप बताओगे कि फोर्स लगा है, वो चेंज किसकी वजह से हुआ? फोर्स की एप्लीकेशंस की वजह से हुआ, दैट इज द फोर्स, राइट। अब चलते हैं टाइप्स ऑफ फोर्सेस, काइंड्स, क्लासिफिकेशन ऑफ फोर्सेस। पहला हमारा वे है अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एप्लीकेशन। आपने कैसे अप्लाई किया, उसके अकॉर्डिंगली फोर्स की क्लासिफिकेशन जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हो। जस्ट कॉन्टैक्ट फोर्सेस मतलब बाय एक्चुअल फिजिकल टच और बाय फिजिकल कॉन्टैक्ट। क्या क्या पढ़ा हुआ है हमने इसमें? इसमें पढ़ा हुआ है सबसे सिंपल मस्कुलर फोर्स। मस्कुलर फोर्स, चाहे हमारी मस्कुलर फोर्स हो या हमने जो अपनी हेल्प के लिए डिफरेंट टाइप के एनिमल्स को टेम किया है, पेट बनाया है, उसकी मसल्स की हेल्प से हम अपना कुछ वर्क परफॉर्म करते हैं, तो मस्कुलर फोर्स। दूसरा फ्रिक्शनल फोर्स, या सिंपल इसको हम कहें तो फ्रिक्शन वर्ड भी केवल कह सकते हैं। फ्रिक्शन फिर से कांटेक्ट वाला फोर्स है दैट अपोजेस द मोशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर। रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स है फ्रिक्शनल फोर्स। फिर से जूनियर क्लासेस में हम देख चुके हैं थोड़ा बहुत, आगे फिर हम देखते चलेंगे।
तीसरा, इसी फ्रिक्शनल फोर्स का एक स्पेशल है। फ्रिक्शनल फोर्स यूजुअली सॉलिड टू सॉलिड की बात आती है, लेकिन क्या आपको पता है कि जब आप किसी लिक्विड में से किसी वाटर बॉडी में, रिवर में, लेक में, ओशन में जब आप कोई शिप लेके जाते हो, वहां पर भी जो मोशन होती है उसको भी अपोज करने वाला एक फोर्स, एक फैक्टर वहां पे आता है। इसको हम कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स। फ्लूइड फ्रिक्शन लिक्विड के डिफरेंट लेयर्स के बीच में इवेंट, या लिक्विड में अगर कोई सॉलिड ऑब्जेक्ट मूव करती है तो यहां पर भी रिलेटिव मोशन को अपोज करने वाला एक फोर्स है, उसी को कहते हैं फ्लूइड फ्रिक्शन या विस्कस फोर्स या विस्कोसिटी इस नेचर को कहेंगे। ये पहला था हमारा कांटेक्ट। नंबर 2, नॉन कांटेक्ट। ऑब्वियसली नॉन कांटेक्ट का मतलब दूर से, विदाउट फिजिकल कांटेक्ट। These forces work from a distance, not by actual physical contact. क्या क्या है भाई? ग्रेविटेशनल फोर्स और ग्रेविटी, ये फोर्स है। जितने भी यूनिवर्स में या हमारे सोलर सिस्टम में जितने भी टाइप के हेवनली बॉडीज हैं, सब एक दूसरे के ऊपर इस फोर्स को एग्जर्ट करते हैं, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। अगर अर्थ ने एग्जर्ट किया तो फोर्स ऑफ ग्रेविटी कहते हैं। कुछ तो है जो बिलियंस ऑफ ईयर से इस सिस्टम को मेंटेन किए हुआ है। मैग्नेटिक फोर्स, बड़ी सिंपल सी बात है। एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेट के ऊपर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन लगाया, या एक मैग्नेट ने दूसरे मैग्नेटिक सब्सटेंस के ऊपर, नॉट मैग्नेट, दूसरा मैग्नेट नहीं है, मैग्नेटिक सब्सटेंस है, लाइक आयरन, कोबाल्ट, निकेल एक्सेट्रा खास है। तो एक मैग्नेट को जब इन ऑब्जेक्ट्स के सामने लाते हैं, आयरन की पीस के सामने लाते हैं, तो वो अट्रैक्ट होता है, कुछ वो फोर्स बगैर फिजिकल कॉन्टैक्ट के, मैग्नेटिक फोर्स। इलेक्ट्रोस्टैटिक और इलेक्ट्रिक फोर्स, चार्ज बॉडी के बीच में, डिफरेंट चार्ज बॉडीज के बीच में जो फोर्स होता है ये कहलाता है इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिक फोर्स। ये भी किस टाइप के फोर्सेज हमारे पास हो गए? जो डिस्टेंस से काम करते हैं। ठीक है, ये चीज, इतने टाइप के फोर्सेज हमने क्या देखे अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ एप्लीकेशन। नेक्स्ट हमारा टाइप ऑफ फोर्स में आएगा अकॉर्डिंग टू इफेक्ट और रिजल्ट, आउटपुट। जब फोर्स अप्लाई करते हैं तो क्या आउटपुट होता है? पहला हमारा इसमें आएगा बैलेंस्ड फोर्सेस। टू और मोर फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड। अब यहां पे टू और मोर फोर्सेस साइमल्टेनियसली लगनी है, इसलिए बात आएगी कि टू और मोर फोर्सेस आर सेड टू बी बैलेंस्ड इफ दे डू नॉट गिव or bring any change in a state of motion of the object when applied simultaneously। कितने इफेक्ट हमने लिखे थे, उसमें से स्टेट ऑफ मोशन की बात आ रही है। पहला छोड़ दीजिए, जो 5 इफेक्ट हमने लिए, पहला छोड़ दीजिए शेप साइज की बात, उसके बाद जो लिस्ट में 4 बची थी वो सब यहां पर अगर दिखता है या नहीं दिखता है तो डू नॉट गिव एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। हाँ, ये हो सकता है कि दे में चेंज द शेप और साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट व्हेन अप्लाइड, ये हो सकता है, लेकिन स्टेट ऑफ मोशन में चेंज नहीं होगा। तो ऐसे फोर्सेस को जो आपस में साइमल्टेनियसली लगे हैं किसी ऑब्जेक्ट पे बैलेंस। यहां पर एग्जांपल देखते हैं कि कोई एक ऑब्जेक्ट है, इस पे F1 से लेके F5 अलग अलग मैग्नीट्यूड और अलग अलग डायरेक्शन में 5 फोर्सेज अप्लाई हुई है। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम? F1 प्लस F2 प्लस माइनस F3 प्लस F4 प्लस माइनस F5।
सभी को हमने प्लस किया, ये दो माइनस में क्यों किया? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन बाकी के कंपैरिजन में अपोजिट है। तो ये चीज हम पीछे कई बार देख चुके हैं कि अगर अपोजिट डायरेक्शन में कोई चीज, कोई फैक्ट है, कोई कैलकुलेशन है, कोई एफर्ट है, तो उसकी जो वैल्यू होगी वो माइनस साइन अपोजिट की वजह से माइनस साइन के साथ। क्या कह रहा है कि ये सब की वैल्यू सम करने पे अगर आपका आंसर 0 आ जाए, सभी फोर्सेस का अलजेब्रिक सम अगर 0 आ जाए, तो ये कहलाएंगे बैलेंस्ड फोर्सेस, मींस their algebraic sum is 0। इसी वजह से कोई इफेक्ट नहीं देते हैं। ठीक है, इनका सम 0 होगा। ये इनकी समेशन की बात आ गई। नंबर 2, अनबैलेंस्ड फोर्सेस, फिर से वही बात, 2 और मोर फोर्सेस आर said to be unbalanced if they together give or bring any change in the state of motion, in particular state of motion when applied simultaneously। ये लाएंगे गिव और ब्रिंग अबाउट एनी चेंज इन स्टेट ऑफ मोशन। अगर इसी एग्जांपल को हम देखें, F1 चेंज कर दे थोड़ा, F1, F2, F3, F4, F5, here इफ, यहां पर भी इफ की बात कर दे, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस माइनस F5 नॉट इक्वल टू 0। यहां पर क्या था? 0 था, यहां पे नॉट इक्वल टू 0 की बात आ गई। फिर से वही डायरेक्शन 1 2 3 4 के, एक डायरेक्शन लेफ्ट टू राइट है, यहां पर 3 की थी, और एक अपोजिट डायरेक्शन में उसको हमने 5 लिया। मीन्स देयर अलजेब्रिक सम इज नॉट 0। तो स्टूडेंट्स, आपको यहां तक समझ में आ गया होगा कि अगर कोई चेंज चाहिए तो फोर्स लगाना पड़ेगा, और फोर्स कैसे? अनबैलेंस्ड फोर्स लगाना पड़ेगा अगर आपको डेफिनेट चेंज चाहिए तो। ये इंपॉर्टेंस है। सो नाउ क्लासिफिकेशन के बाद हम आ रहे हैं कि भाई अगर 2 या 2 से अधिक फोर्सेस लग रही हैं तो क्या उसे रिप्लेस करके एक सिंगल फोर्स दिया जा सकता है? नहीं है हमारे पास स्पेस, नहीं है उतनी एफर्ट, लेकिन हमें चेंज चाहिए। क्या करें? हमारे पास कंसेप्ट आती है नेट या इक्विवेलेंट या रिजल्टेंट फोर्स। अभी पीछे जो क्लासिफिकेशन देखा था वो प्लूरल फॉर्म में थे, यहां पर सिंगुलर फॉर्म में है। यस, दिस इज सो नेट और इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट फोर्स इज दैट सिंगल फोर्स, इट इज अ सिंगल फोर्स दैट गिव्स और प्रोड्यूसेस एग्जैक्टली द सेम इफेक्ट as produced or given by 2 or more other forces act simultaneously on same object। पहले 2 या 2 से अधिक फोर्सेस जो अप्लाई किए गए थे कुछ रिजल्ट आउटपुट के लिए, अनबैलेंस्ड की बात हो रही है, कुछ भी, अब उन सभी को हटाकर और अगर एक सिंगल फोर्स दिया जाए तो हमारा मोटो क्या होगा, टारगेट क्या होगा कि ये अकेला वही दे दे इफेक्ट जो बाकी सब मिलकर दे रहे थे। तो इस अकेले को उन सभी का क्या कहेंगे? नेट, इक्विवेलेंट और रिजल्टेंट फोर्स।
अब वहीं के एक एग्जांपल को हम देख लेते हैं, क्या है, F1 प्लस F2 प्लस F3 प्लस F4 प्लस माइनस F5। भाई कुछ तो इसका आंसर होगा वैल्यू डालने पे, इंटीजर की तरह, इंटीग्रल सम की तरह, अलजेब्रिक सम की तरह कुछ तो वैल्यू होगा। इसकी वैल्यू क्या है, एक सिंगल जो नंबर में आया, इट इज एफ नेट। तो ये एफ नेट क्या है, इन सभी का रिजल्टेंट सिंगल फोर्स है। आपको जो इफेक्ट चाहिए, ये 5 लगाने की बजाय ये सिंगल फोर्स लगा दो, ये वही रिजल्ट अगर देता है, एग्जैक्टली सेम वैल्यू, सेम डायरेक्शन, जो भी चीज ये पांचों मिलकर दे रहे हैं, अगर ये अकेला दे रहा है तो दिस इज कॉल्ड द इक्विवेलेंट, द नेट फॉर दीज 5, राइट। तो सिंगल फोर्स की कंसेप्ट, बीच में चाहे हमने अपनी कन्वीनियंस के अकॉर्डिंगली जितने भी फोर्स के सोर्सेज लगाए, बट उनका सम एक सिंगल के रूप में दिखाया जाएगा। यही वैल्यू नेट फोर्स के रूप में हम आगे जब कभी भी जरूरत पड़ेगी इस कंसेप्ट को लेकर, सिंगल फोर्स को लेकर चलेंगे, टू ब्रिंग एनी चेंज और नॉट, ठीक है। फॉर बैलेंस्ड फोर्सेस एफ नेट is equal to 0, and for unbalanced forces F net not equal to 0। कुछ ना कुछ तो वैल्यू होगी, ये नेगेटिव और पॉजिटिव कुछ भी हो सकती है, वो डिपेंड करेगा कि नेट किधर आया, मतलब जो जो आपने बहुत सारी फोर्सेस लगाई थी उसका आउटपुट ओवरऑल इंटीग्रल सम या अलजेब्रिक सम किस ढंग से, किस डायरेक्शन में दे रहा है। दैट इज हियर वी हैव द कंसेप्ट ऑफ फोर्स। बेसिकली एक क्वेश्चन आपके मन में आना चाहिए कि आखिर फोर्स का रीजन कॉज क्या होता है। चेंज इन मोशन का कॉज तो पता चला, एप्लीकेशन ऑफ एक्सटर्नल अनबैलेंस्ड फोर्स, इज इट क्लियर। अगर चेंज चाहिए तो क्या करना पड़ेगा, किसी एक्सटर्नल सोर्स से, वो जो बॉडी है, जो ऑब्जेक्ट है, खुद अपने ऊपर फोर्स नहीं लगाएगा, किसी एक्सटर्नल फोर्स से अगर चेंज चाहिए तो किसी एक्सटर्नल फोर्स से अनबैलेंस्ड फोर्स, अनबैलेंस्ड नेट फोर्स आपको अप्लाई करना पड़ेगा, दैट इज। बट फोर्स खुद कैसे है भाई, द कॉज और रीजन ऑफ फोर्स इज फोर्स का रीजन क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन टू बॉडीज, वेदर बाय कांटेक्ट और फ्रॉम सम डिस्टेंस, लेकिन इंटरेक्शन उनके बीच में होगा। दो बॉडी बारी बारी से या दो से अधिक है तो उनके बीच में एक इंटरेक्शन होगी, ये इंटरेक्शन इज द कॉज ऑफ फोर्स, राइट। तो ये चीज बड़ी इंपॉर्टेंट बात आ गई कि फोर्स वो कॉज है जिसकी वजह से चेंज होता है। अगर फोर्स अप्लाई नहीं हो तो यस, ये कोई आपकी या हमारी थोड़ी प्रॉपर्टी है स्पेशल, जिसको आप लेजीनेस कहते हो, कि हम सो रहे हैं, छुट्टी है, हम सो रहे हैं तो सोए रहेंगे, अरे मम्मी अभी रहने दो, अरे पापा अभी रहने दो, आज तो छुट्टी है, सो पड़े हो, सोए पड़े हो। कब तक, जब तक कोई एक्सटर्नल फोर्स, मम्मी गुस्से से आग बबूला हो गए, चल उठ जा, इतनी देर हो गई, चलिए काम कर ले। नॉट नेसेसरी आपने अलार्म सेट कर रखा है, वो भी एक्सटर्नल फोर्स का काम कर रहा है। आपने मन में ठान रखा है कि नहीं आज मैंने इतनी देर सोना है लेकिन उसके बाद ये काम करना है, तो वो भी चीज एक्सटर्नल फोर्स के तौर पे हुई। लेकिन आपका मन क्या कहता है, सोए रहे, सिंपल, ये काम कर रहे हैं तो करते रहे, बैठे रहे, खेलते रहे। तो ये क्या है, एक तरीके की लेजीनेस है जो ह्यूमन बीइंग के में देखी जाती है। लेकिन ये वाली प्रॉपर्टी मत समझिए केवल आपकी प्रॉपर्टी है, ऐसी प्रॉपर्टी नॉन लिविंग थिंग के बीच में भी होती है, वहां भी उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। हमारे अगले वीडियो में ये चीज आप देखेंगे, इस चीज का क्या है मतलब, क्या है स्पेशल टर्म। तब तक के लिए प्रैक्टिस करते रहिए, पढ़ते रहिए, और हमारे लर्निंग हाइप, द लर्निंग हाइप को आप सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए। थैंक यू।